और मीडिया जो है दो तरफ बटा हुआ है। एक बटा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के साथ में, और दूसरा बटा है हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या खाया ये भी मीडिया में मालूम पड़ जाता है। यहाँ पे आजकल जो आपके नेता है, क्या नाम उनका, इम्तियाज जलील, ये तो पत्रकार थे। मैंने तो पहली बार देखा, डांस भी बहुत अच्छा करते, अच्छे डांसर है। खैर, और समाजवादी पार्टी जो है औरंगाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ी, और इम्तियाज जलील साहब ये उसके पहले मध्य से चुनाव लड़े थे। तो हमने जो है मध्य को छोड़कर पूर्व से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने मध्य छोड़कर पूर्व से चुनाव लड़ने आए, ये हमको थोड़ी मालूम था कि वो चुनाव जहां से लड़ते थे वहां से समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। समाजवादी पार्टी पूर्व में गई चुनाव लड़ने के लिए, ये पूर्व में आ गए, इसमें हमारी थोड़ी कोई गलती है। हमने तो जिस उम्मीदवार को बी फॉर्म दिए थे, तो हमारे महासचिव अब्दुल रऊफ साहब से वो बी फॉर्म वापिस बुलवा लिए थे हमने कि नहीं भाई ठीक है, अगर उम्मीदवार कहीं गिरते हैं और हमको जिम्मेदार को ठहराना नहीं चाहिए करके। लेकिन अब आसिम आजमी साहब के सामने जिस उम्मीदवार को दिया गया वो उम्मीदवार का उन्होंने फॉर्म नहीं उठाया। ये मेरा आरोप नहीं, एक हकीकत है, आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एमआईएम के आईटी सेल को पूरा कंट्रोल करता है। आप सवालात करते कि उम्मीदवार एक माइनॉरिटी का जीतने वाला था, आप लोगों ने जानबूझकर पहले से प्लानिंग करके उसको हरा दिया। आप ही लोगों के सवालात से बचने के लिए हम लोगों ने वो उस वक्त भी ऐसे संकट आए हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को पीछा करने से या सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करने में सबसे ज्यादा सक्षम अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी। इस देश के अंदर जिस तरीके से गोदी मीडिया ने, मुझे बार बार बोलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि दुनिया में हमारी मीडिया का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। जिस वक्त वार चल रहा था उस वक्त हम पूरे देशवासियों की धड़कनें रुकी थी। ऐसे सूरत में देश के अंदर गलत न्यूज, गलत मैसेज से हमारे देश की सेना को डिस्टर्ब किया गया। हमारे सीडीएस ने भी, मिस्टर चौहान ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मीडिया, गलत मीडिया की अफवाहों से हमारा 15% का जो समय है वो बर्बाद हुआ। तो हमारे देश की मीडिया भी देश की सांप्रदायिक सरकार के साथ मिलकर वो खेल खेल रही है जो इस देश के आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने अपने अलग अलग डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजा और पाकिस्तान की हरकत के बारे में हम लोगों ने तमाम देशों को इस बात से अवगत कराया। अगर हमारा मीडिया ईमानदारी से रोल अदा किया होता तो शायद हमको ये डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि क्या होता है कि आज के इस दौर में सच को सच लिखना एक बहुत बड़ा काम है। एक क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा युद्ध, धर्म युद्ध, अगर मैं उसको उर्दू में अगर बोलूंगा तो क्या होगा कि उसको मिसप्रिंट होता है वो, या उसका गलत तरीके से अर्थ लिया जाता है। धर्म युद्ध बोलते हैं जिहाद को, है ना। अगर सच को सच बोलना है तो आज एक ये जिहाद है जिसको हम धर्म युद्ध बोलते हैं। तो आज के जमाने में ईमानदार मीडिया, ईमानदार चैनल और ईमानदार जो है यूट्यूबर्स, इनकी देश को सख्त जरूरत है। वो एक बहुत बड़ा काम करेंगे अगर ये हकीकत सारे देश के सामने लाने में आप मदद करेंगे। तो ये देश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने जब समाजवादी सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर ये बात सामने रखा था कि देश में दो तरीके का देश बसना नहीं चाहिए, एक देश अमीरों का और एक देश गरीबों का होना चाहिए। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि देश के अंदर जो सरकार है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की कोई सरकार। हो रहा क्या है कि जिस तरीके से गलत तरीके से किया जा रहा है, महंगाई का भाव नहीं पूछना चाहिए उस जनता को, सुबह से शाम तक इस तरीके के इशू में उलझा दिया जा रहा है कि वो सिर्फ
जिंदा रहने को और जो राशन मिल रहा है उसको ही जीने का एक असली मकसद समझ रही है। यह गलत है। जहां देश के अंदर हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि दवा और पढ़ाई जो है ये सब मुफ्त होना चाहिए, तो दवा और पढ़ाई मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो गया कि पढ़ाई के लिए हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा माफियाओं ने पूरा एजुकेशन सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है। मेडिकल सिस्टम यह हाल हो गया है कि जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जितने जो बन चुके हैं, जो चल रहे हैं, वो पूरा एजुकेशन का एक माफिया, हेल्थ का एक माफिया चला रहे। तो देश के अंदर ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, जो जनता के आम मुद्दों से भटककर उद्योगपति और पैसे वालों के लिए काम कर रही है। और औरंगाबाद शहर में आज जब हम लोग आए तो औरंगाबाद में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम लोग आए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। एक दौर में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था, यहाँ नगर सेवक भी चुनकर आए, और उसके बाद यहाँ का संगठन कुछ कमजोर हुआ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की एक पार्टी, जिसके नेता यहाँ पर रहे, जिसके खासदार यहाँ रहे, आमदार रहे, नगर सेवक रहे, हमने देश में देखा है अक्सर व बेशतर कि दो तरीके की राजनीति चल रही है और मीडिया जो है दो तरफ बटा हुआ है। एक बटा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के साथ में, और दूसरा बटा है हैदराबाद में। तो ये दो मीडिया को दो कवरेज बड़ी जल्दी मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या खाया ये भी मीडिया में मालूम पड़ जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने किसको कितना डांटा ये भी मालूम पड़ जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला ये भी मालूम पड़ जाता है। और ये यहाँ पे आजकल जो आपके नेता है, क्या नाम उनका, अरे जो नाचने गाते हैं आजकल, क्या नाम है उनका, हाँ, इम्तियाज जलील। हाँ, ये तो पत्रकार थे, मैंने तो पहली बार देखा। डांस भी बहुत अच्छा करते, अच्छे डांसर है। खैर, और जिस तरीके से उन्होंने, मैंने सुना अभी आते आते उनका एक वीडियो देख रहा था गाड़ी में, बंबई के अंदर उन्होंने गोवंडी, शिवाजी नगर गोवंडी के अंदर अबू आसिम आदमी साहब के खिलाफ बहुत अजीब टिप्पणी उन्होंने की, वो भी सुन रहा था मैं। खैर, उनके दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। चुनाव के दौरान मेरी उनसे बात हुई थी, और समाजवादी पार्टी जो है औरंगाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ी, और इम्तियाज जलील साहब ये उसके पहले मध्य से चुनाव लड़े थे 2014 में जब वो आमदार बने थे। तो हमने जो है मध्य को छोड़कर पूर्व से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने मध्य छोड़कर पूर्व से चुनाव लड़ने आए, ये हमको थोड़ी मालूम था। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर 28 से 29 जो भी उम्मीदवार खड़े रहे होंगे, लेकिन उनको टारगेट करना है समाजवादी पार्टी को। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि वो चुनाव जहां से लड़ते थे वहां से समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। समाजवादी पार्टी पूर्व में गई चुनाव लड़ने के लिए। ये पूर्व में आ गए, इसमें हमारी थोड़ी कोई गलती है। आप समझे मेरी बात? जो बात बोल रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और दूसरी बात, जब इनसे मेरी बात हुई थी तो ये भी बात हुई थी कि भाई अबू आसिम आदमी साहब के सामने भी आपका उम्मीदवार है। हमने तो जिस उम्मीदवार को बी फॉर्म दिए थे, तो हमारे महासचिव अब्दुल रऊफ साहब से वो बी फॉर्म वापिस बुलवा लिए थे हमने कि नहीं भाई ठीक है, अगर उम्मीदवार कहीं गिरते हैं और हमको जिम्मेदार को ठहराना नहीं चाहिए करके। लेकिन अबू आसिम आदमी साहब के सामने जिस उम्मीदवार को दिया गया, वो उम्मीदवार का उन्होंने फॉर्म नहीं उठाया। आखिरी में हमने 2:30 बजे बी फॉर्म फिर से दिया उम्मीदवार को। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जो लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, उस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना कोई काम या ऐसा कोई काम नहीं है जो कम्युनिटी को गिनाया जा सके, सिवाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सरकार में जो मंत्री गैर जरूरी बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी नेता जो है सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। और हम लोग समाजवादी लोग
ऐसे हर लफ्ज का, ऐसे हर भाषण का विरोध करते हैं, ऐसी हर उस बात का विरोध करते हैं जो इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ रहता हो। जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन्म, जिसकी पैदाइश ऐसे जुमले से हो कि हटा दो पुलिस को, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, उसके बाद जो एग्रेसिव भाषण उन्होंने किया, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पैदाइश हुई है महाराष्ट्र और दीगर में। तो समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम लोगों का, ऐसे तमाम स्पीचेस का, ऐसी तमाम बातों का विरोध करती है और करती रहेगी जो मुल्क के अंदर किसी भी सूरत में किसी भी समुदाय को और देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमेशा खतरा जैसी हो। आज मीडिया, हैरत की बात होती है कि समाजवादी पार्टी के एक आमदार, अफजाल अंसारी नाम है उनका, उन्हें आज से 4-5 दिन पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। वजह थी कि उनकी हेट स्पीच। अगर मैं आपको वो स्पीच सुनाऊं और उसके बाद मैं कम से कम 100 ऐसे एमएलए और एमपी की स्पीच सुनाऊं जो भारतीय जनता पार्टी और दीगर पार्टियों के लोग हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, अगर उनकी भाषा सुनाऊंगा, दोनों की भाषा अगर आपकी अदालत में रखकर कंपेयर करूंगा, तो आप खुद ही बता देंगे कि किसे अयोग्य घोषित करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो ये देश के अंदर एक तरफा कानून का इस्तेमाल करके एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफ कार्रवाई हो रही है, एक समुदाय को निशाना बनाकर देश के अंदर बदनाम करने की साजिश और कोशिश हो रही है, जो कि इस देश के लिए बहुत गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जिस तरीके से मैंने नाम लिया इम्तियाज जलील साहब का, पिछले वक्त मैंने इम्तियाज जलील को कहीं तो भी सुना था भाषण कि उनके चुनाव के वक्त में पहली बार में ऐसे भी लोग आगे आए जिन्होंने अपना ऑटो बेचकर उनके चुनाव में पैसा लगा दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग जिन्होंने अगर ऑटो बेचकर उनके लिए पैसा लगाया, तो आज वो ऑटो बेचकर पैसे लगाने वाले का कुछ घर बना या ऑटो वापस दिया गया या खुद का मन्नत बना दिया गया, ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। क्योंकि मैंने देखा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बंबई में ये बात उन्होंने कहा, अबू आसिम आदमी साहब को दलाल कहा, मैं पूछना चाहता हूं, इम्तियाज जलील जैसे नचैया से ये सवाल करना चाहता हूं, जिस वक्त इम्तियाज जलील ने राजनीति में कदम रखा भी नहीं होगा, उस वक्त अबू आसिम आदमी साहब ने इस देश के माइनॉरिटी का अक़लियतों की लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ जैसी लड़ी, वैसा किसी नेता ने नहीं लड़ा। तो जब ये इनकी सियासत में जब ये कदम भी नहीं रखे होंगे, तब अबू आसिम आदमी साहब ने वो काम करके दिखाया जो इनके कायद, इनके नेता या जो लोग सो कार्ड जो लोग हैं, जो आज जिनको मीडिया बहुत कवरेज देता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी में भ्रम पैदा हो, वो कोई नहीं कर पाया। तो ये मेरा आरोप ही नहीं बल्कि ये सच्चाई है, और अबू आसिम आजमी की बराबरी न ये कर सकते हैं न कभी करेंगे। और रहा सवाल है इसका जवाब देने के लिए अबू आसिम आजमी साहब को कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता, इम्तियाज जलील जैसे एक मामूली से नचैया का कभी भी हम जवाब दे सकते हैं, ये काफी है। तो ये मतलब नहीं है कि एमआईएम के खिलाफ बोलना या एमआईएम के मुखालिफ, लेकिन इस देश के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया किस तरीके से दो हिस्से में बटा हुआ है। हम चिल्ला चिल्ला कर सच्चाई बयान करते हैं, हमारी बातों को कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी बात बोले तो वो ऐसा लगता है कि उसको स्पेशल कवरेज मिलती है। तो ये कहां से होता है? कहीं कहीं ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है कि एमआईएम का जो आईटी सेल है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल काम करता है उसके लिए। ये मेरा आरोप नहीं, एक हकीकत है, आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एमआईएम के आईटी सेल को पूरा कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है, का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, और इसी के लिए हम लोग महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे शहरों में पार्टी के संगठन को, सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। ये तो अभी हम लोगों की मीटिंग होने की है, तय होगा, और अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी जहां महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ने की, तो जरूर लड़ेंगे। हमारा मुद्दा इस वक्त यह है कि इस देश की एकता और अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है, और देश की एकता और अखंडता को बचाना है तो हम समाजवादियों को और हम ख्याल दलों को आगे आना पड़ेगा और मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा।
रहा सवाल है डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, जनता के विकास का मुद्दा है, तो हम एरिया वाइज जो है, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं लोगों के बीच में जो पहले भी है और आज भी है, जिन लोगों ने यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीता है, जो बहुत सालों तक यहाँ पे सत्ता में भी रहे, ऐसी भी पार्टियां, ऐसे लोग भी जो मंत्री रहे, लेकिन औरंगाबाद के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ एक ही काम हुआ है, वो औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर का नाम बदला गया है। इससे ज्यादा इस क्षेत्र की कोई उपलब्धि नहीं। हमारा तो ये कहना है कि अगर नाम बदलने से विकास जबरदस्त अगर हो सकता है तो बदल दीजिए पूरे देश में शहरों के नाम, हमें खुशी होगी। अगर फायदा होता है, अवाम का फायदा होता है, बेशक नाम बदल दीजिए। नाम बदलने से अगर फायदा होता है तो भाई ऐसा है, किसी के बनाए हुए शहरों को, किसी के बनाए हुए एक मॉडल को आपके पास नया बनाने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो लोग आप कॉपी कर लेते हैं, या जबरदस्ती उसी मॉडल को आप नाम बदलकर, जो विकास का तो कोई काम नहीं कर रहे आप। हम तो चाहते हैं कि अगर संभाजी नगर नाम हो रहा है और पूरे संभाजी नगर का, औरंगाबाद का पूरा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जनता खुश होती है उस विकास से, तो हमें कोई आपत्ति और हर्ज नहीं हो सकती। लेकिन हमें मालूम है कि इनकी नीयत में खोट है, ये सिर्फ नाम बदल सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। कुछ महीनों में यहाँ पर महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, समाजवादी के पास तो अभी तक के शहर भी नहीं है, और जो भी शहर बनते हैं वो गायब हो जाते हैं। ऐसा है, कुछ कमजोरियां तो है, उसको हम तस्लीम भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के पास में शहर अध्यक्ष नहीं है, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का संगठन है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, अभी हम जैसे बहुत सारी पार्टियों में क्या होता है, जनरली हम लोग जो है ये नर्सरी है, लीडर तैयार करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस शहर में बहुत से नेता दिए हैं जो अभी दीगर पार्टियों के कारपोरेटर बनकर बैठे हैं, आप ये भी तो देखिए। तो हमने यहाँ पर जो है जब नेता तैयार करते हैं ना, तो मैंने क्या बोला आपको कि सच के साथ चलने की जो हिम्मत है वो हर एक में नहीं होती है। होता है क्या है, जो जब लीडर तैयार हो जाता है तो दूसरी पार्टियां उसको अलग लालच दे देती है, अलग अट्रैक्शन मिलता है, तो बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं। एक भी बड़े कोई अच्छा बड़ा आंदोलन क्या बात। सुनिए ना, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जिन इश्यूज पर लड़ती है दूसरी कोई पार्टी नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी जहां पर जुल्म नाइंसाफी की दास्तान लिखने की कोशिश की जाती है, इस महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी है जो सबसे पहले ऐसे तमाम इश्यूज पर आगे आती है। मैं हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आदमी साहब की आपको मिसाल दूंगा। औरंगाबाद का कौन सा ऐसा इश्यूज है जिसके ऊपर अबू आसिम आदमी साहब ने सबसे पहले दखलंदाजी नहीं ली? एक बात। दूसरी बात, ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि महाराष्ट्र के शहरों में अगर कहीं ज्यादती होती, इनजस्टिस होता है, जो इश्यूज होते हैं जिसमें आपसी भाईचारा खराब होने लगता है, वो तमाम इशू पर न सिर्फ हाउस में मामला उठता है बल्कि उस एरिया में हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच के वहां काम करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं नागपुर से आता हूं। पिछले वक्त हमारे नागपुर में एक फसाद हुआ, आप लोग जानते होंगे। उस दंगे के अंदर बेचारे जो बेकसूर लोग, इनोसेंट जो अंदर जा रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, जैसे मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूं कि 100 अगर लोग पकड़े गए होंगे तो 90 लोग ऐसे जो इनोसेंट हैं, जिनका उस फसाद से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां के लोगों ने यहाँ के आपके पूर्व खासदार और नचैया, नाचने वाला इम्तियाज जलील को फोन किए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नागपुर के कई एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिसका फोन उठाया उसको ये बोला कि भाई ये मैटर में सेंसिटिव मैटर है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके के लोग आदमी साहब के घर में कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा कोई मसले उठाते रहे, बात करते रहे। यहाँ संगठन कमजोर है, यहाँ एक पानी की समस्या पर एक आंदोलन नहीं, आपको जवाब देना पड़ता है। नहीं, जवाब तो मैं हर सवाल का देने को तैयार हूँ जी। मैं आपको एक बात बता रहा ना, मैं तस्लीम कर रहा हूं कि यहाँ का संगठन कमजोर है, और आज आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों से भी हेल्प चाहता हूं कि मैं अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ना चाहता हूं, संगठन मजबूत करना चाहता हूं। मर्दों का काम करने वाले लोग हमको चाहिए, जो
इश्यूज के ऊपर सरकार से टकराए, जनता के लिए कुछ भी कर गुजरे, ऐसे लोग चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो जनता को भावनात्मक तौर पर वर्गलाकर सत्ता हासिल करे। और फिर पहले बताया कि हमने भी देखा है कि यहाँ पर समाजवादी के कॉर्पोरेटर थे, सारी चीजें पिछले 10 सालों में ना तो कोई आपका संगठनात्मक बात नहीं है, ना कोई मजबूती दिखाई दे। वो पार्टी के लेवल पे क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। आप महानगर पालिका की भी इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं और साथ में आप बोलते हैं कि मुस्लिम, विशेष करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम हमेशा तत्पर है ये भी बताते हैं। तो नुमाइंदे बढ़े, इस लिहाज से आपने पिछले 2 इलेक्शन में चाहे एमआईएम हो या कोई और पार्टी हो, उसके जो मजबूत कैंडिडेट थे उनके खिलाफ अचानक जो पैराशूट अपने उम्मीदवार डाले। मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव यहाँ से यूटी के में हम लोग थे, चुनाव लड़ने की बात आई तो हमको ये नहीं मालूम था कि आपके प्रिय पूर्व खासदार, मैं आप सुन लीजिए ना मेरी बात, मैं एक आम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पूर्व खासदार इम्तियाज जलील जो मध्य से लड़ते, हमको नहीं मालूम था कि वो पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। पहली बात, हाँ यहाँ से हमने मध्य में चुनाव लड़ने का निर्णय पहले से ही था हमारा, हमको नहीं मालूम था। पैराशूट से हम नहीं उतरे, पैराशूट से यहाँ पर इम्तियाज जलील उतरे, उन्होंने मध्य छोड़कर पूर्व के अंदर चुनाव लड़ा और उनको ऐसा लगा कि शहर उनकी भभूति है। और थोड़ा सा क्या होता है, इंसान में जब तकब्बुर और घमंड बढ़ जाता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से क्या वहां से भी लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। वो अवाम को बेवकूफ समझता है, तो अवाम को बेवकूफ समझने का काम उन्होंने किया। पैराशूट से वो उतरे, हम नहीं उतरे। उन्होंने जिस जगह से चुनाव जीता था, जिस जगह से वो आमदार थे 14 में, तो उन्होंने वहां से चुनाव लड़ना था। मैं समझता हूँ अगर वो वहां से चुनाव लड़े होते तो शायद उनको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जी भाई, मैंने आपको पहले मैंने तो आपको यही बोला ना कि हमारे पास जी नहीं, माजी शहर अध्यक्ष बैठे हैं ना पीछे। आए होते साथ पे तो मंच पे बैठते थे भाई। वे हमारे पार्टी के नेता है वो, हम तो वो पीछे बाद में आके बैठे। मैं भी अक्सर बेशतर ऐसा होता है, कहीं प्रोग्राम करते रहता हूँ हम लोग। भाई ऐसा है कि कुछ जगह ऐसी थी जहां पर ये तय किया था हमने कि फ्रेंडली फाइट भी हम कर सकते हैं, करेंगे, ऐसा 5-6 लोगों ने बोला। इसमें आपसी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो, लेकिन ये क्लियर बता रहा हूं कि हमने चुनाव जो है पूर्व से इसलिए दिया है कि वो उम्मीदवार भी पूर्व से ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और जब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है आपके नचैया इम्तियाज जलील ये मध्य से लड़ने वाले, तो हमने बोले कोई बात नहीं, अगर वो मध्य से लड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारी बात काफी पहले हुई थी इनसे, जब ये गफ्फार भाई अभी आज ही उसी के लिए सीरियस डिस्कशन करने हम लोग बैठ रहे हैं। अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले। और जो बात आप बोल रहे हैं उस बात को नहीं हम नहीं, समाजवादी पार्टी मिलकर अभी तय करेगी, हमारी कोर कमेटी तय करेगी, शहर के लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। आपकी बात को बहुत सीरियसली हम लोग ले रहे हैं कि जब तक आंदोलन एक ऐसी चीज है कि आंदोलन से ही संगठन मजबूत होता है। और हम लोग जो है इस बात को मानते हैं, क्योंकि आज लगभग 30 साल से ज्यादा समाजवादी में आंदोलन करते करते हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक जनता के इशू से नहीं जुड़ेंगे पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होगा। भावनात्मक तरीके से 5 साल या 10 साल आप राज कर सकते हैं, लेकिन आप जनता के इशू से दूर रहेंगे तो आप हमेशा नहीं रह सकते। सर अभी आपने कहा कि वो मेरे पता नहीं था कि वो कहाँ से लड़ना है, दोनों से आपने मध्य से किया नहीं। आपके बातों से अल्फाज नहीं है, ये बात लग रही है कि इलेक्शन के दौरान मतलब इनका आपके कहने के साथ किसके लिए आपने कहा हमें नहीं पता था। नहीं, देखिए एक बात सुनिए ना,
क्या होता है कि अगर एक कोई स्टेब्लिश लीडर हो, अगर वहां से हम दूसरा पहले से तय करके अनाउंस कर दे, तो होता क्या है कि हम पर ये आरोप लगता है और हमसे ज्यादा आप सवालात करते हैं कि उम्मीदवार एक माइनॉरिटी का जीतने वाला था, आप लोगों ने जानबूझकर पहले से प्लानिंग करके उसको हरा दिया। आप ही लोगों के सवालात से बचने के लिए हम लोगों ने वो उस वक्त पहले से तय किया था कि भाई ठीक है, हमको हम भाई आप हमारा जो उम्मीदवार है जो जीतेगा नहीं जीतेगा, हमारे को कोई उतना वो नहीं था, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं बुनियादें थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, ये हमारा इंटेंशन था। ठीक है सर, समाजवादी पार्टी म्हणजे मुस्लिमांची पार्टी असा एक मेसेज दाखवला। हाँ सही बात बोल रहे हैं आप आपकी बात। लोक का जोड़ते हैं ते तुझ्यासाठी कुठे काय करणार? हाँ मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कोई मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है, देश के जितने प्रदेशों में अध्यक्ष है, उसमें महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम है। एक बात बता रहा हूं। दूसरी बात, ये वाहिद पार्टी है जो सब समाज को लेके चलती है। ये अलग बात है कि आज अगर हम लोग यहाँ बैठे इत्तेफाक से हमारे पास में नॉन मुस्लिम लीडर हमारे पास में यहाँ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जोड़ने का कहीं कोई कमजोरी है, ये हो सकता है।